हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथ्स में दो चैप्टर ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं। कौन कौन से चैप्टर? रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल। ये अपना थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी 4 वीडियोस के आसपास अपलोड किए जा चुके हैं और ये आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इससे यानी जो भी इससे रिलेटेड यानी ये चैप्टर कौन सा है? थर्ड चैप्टर चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और इसको सॉल्व करने का तरीका इसमें अभी हम कहाँ पर हैं, यानी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे अगर हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा। तो इसके लिए मैंने मुझे दो मेथड बताना है, जिसमें से पहला मेथड क्या है? एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। और अगला मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। बोलो, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है? तो अगर हम पहले देखो एग्जांपल अभी समझ लेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड को थोड़ा से एकदम इजी लैंग्वेज में समझा देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है मान लेते हैं, कुछ ही मान लो 20 मान लो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20। और मान लो दूसरा इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या है, दूसरा इक्वेशन एक्स माइनस वाई इक्वल टू मान लो 6 है। ठीक है, बोलो समझे क्या? भाई करना क्या है, देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ना कि देखो किसी एक इक्वेशन से क्या कर लो, एक्स या वाई की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लो। जैसे कि मान लो हम इसको इधर भेज देते हैं, इसको इक्वेशन क्या मान लो 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक, अब इसको उधर भेजोगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस वाई हो जाएगा। अब इस एक्स की वैल्यू क्या करते हैं, इस वाले में पुट कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा एक्स की वैल्यू पुट करना है क्या, 6 प्लस वाई, और वाई पहले से ही है इक्वल टू 20। अब देखो ये जो इक्वेशन है वो एक सिंगल वेरिएबल में हो गया। ये इक्वेशन कौन से वेरिएबल में हो गया, ये इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में हो गया। तो सिंगल वेरिएबल में होते ही अब ये हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वाई वाई मिलकर क्या हो जाएगा, इसको भेज दो इक्वल के उस साइड, वाई वाई मिलकर 2y हो जाएगा। और ये हो जाएगा इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 14। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 7। अब y की वैल्यू चाहे जिस भी इक्वेशन में मन करे पुट करो, आंसर आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि दोनों में से किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करते हैं, एक की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल वाले टर्म में, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू हमने निकाला कि देखो वेरिएबल दूसरा वेरिएबल मैंने उस साइड भेज दिया था इस टर्म में। अब इसको जब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो सिंगल वेरिएबल बनेगा, सिंगल वेरिएबल तो हम उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बोलो समझे क्या? यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को बस हमें लेकर चलना है। ठीक है, बोलो आ जाओ एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं अभी, और अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा। जब एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, दो चार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये और अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है, आराम से पढ़ते चलो, एकदम डिटेल में हम भी बात करते चल रहे हैं। हर एक चीज़ को एकदम जैसे ऑफलाइन जैसे पढ़ाया जाता है एकदम उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन की ही तरीके से जितनी चीज़ें हैं, पूरी कंटेंट हर एक चीज़ को अच्छे से समझाते चल रहे हैं, पूरे टाइम लेकर चल रहे हैं। तो एकदम रिलैक्स होकर पढ़ो, जितना चीज़ पढ़ाया जा रहा है पढ़ो, घर पर प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट हो रहा है कमेंट बॉक्स में बताओ कि यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है, आगे वाले वीडियो में हम उसके बारे में बात कर लेंगे। चलो इसको हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो हमें क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा है, 7x माइनस का 15y इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 3 दे रखा है, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं y के फॉर्म में। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y। तो क्या करेंगे, इसको 2y को भेज देते हैं उस साइड में, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू मिल जाएगा 3 माइनस 2y। देखो y इधर 2y इधर प्लस में, इक्वल को साइड जाकर माइनस हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हमें पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं। तो देखो x की वैल्यू पुट करते हैं तो x की जगह क्या रख देना है, x की जगह 3 माइनस 2y और माइनस का क्या हो जाएगा 15y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। सॉल्व कर लेना है, क्योंकि देखो अब ये सिंगल वेरिएबल हो गया, सिंगल वेरिएबल है तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, चलो देखो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेना है। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 21 और माइनस का क्या हो जाएगा 14y और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 15y इक्वल टू 2। ठीक है, देखो यहाँ माइनस का 14 15। बोलो अब ये देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ऐड हो जाएगा, ऐड होकर कितना हो जाएगा 29y। और इस 21 को भेज दो इस साइड में, 21 को भेज देते हैं इस साइड में, तो क्या हो जाएगा 2 और माइनस का क्या हो जाएगा 21 माइनस का
21, ठीक है। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखो माइनस करेंगे तो माइनस का 19 बचेगा और इधर माइनस का 29 वाई, ठीक है। सब कुछ सही है, कोई दिक्कत। 7 2 14, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गया यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हम देखेंगे तो y की, देखो माइनस तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी। एक काम करते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा सोल्यूशन और आगे जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से थोड़ा और आगे लिख लेते हैं। देखो यहाँ से क्या बनेगा, y इक्वल टू बन जाएगा y इक्वल टू 19/29, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू निकालने के लिए चाहे जिसमें पुट कर दो, हमें काम करते हैं ना, x की वैल्यू निकालना है तो हम इसी वाले में पुट करते हैं। चाहो तो इसको भी कुछ इक्वेशन मान सकते हो, इक्वेशन थर्ड मान लो, यही पुट कर लेना, या तो इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बात एक ही है। अच्छा, इक्वेशन इतने ज़्यादा मानने से कोई नुकसान है, बिल्कुल नहीं भाई, मान सकते हो, जब भी ज़रूरत पड़ेगी आगे हम उसका नाम लेकर यूज़ कर लेंगे। बोलो समझ गया कि नहीं, समझ गया कि नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू हम पुट द वैल्यू ऑफ क्या लिख लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड कर लेते हैं, ठीक है। कौन सी इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। देखो थर्ड इक्वेशन ये दिख रहा है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 और 3 माइनस 2 और y की जगह क्या पुट कर लेंगे, 19/29, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 19, देखो 29 3 जा कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 29 3 जा 57 और माइनस का कितना हो जाएगा 38 और अपॉन में क्या हो जाएगा 29। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 15, तो देखो यहाँ से 79 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन में कितना हो जाएगा 29, दोनों जगह सेम आ गया, दोनों जगह सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं क्या सही है कि नहीं है, कुछ कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं हुआ। देखो भाई सिंपल सा यही काम करना है, अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुआ हो तो कोई देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए कि नहीं। वैसे ज़्यादा चांस है कि नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी, कैलकुलेशन इतनी भी ख़राब नहीं है, ठीक है। मैथ्स के स्टूडेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, इतने बेकार कैलकुलेशन नहीं जाएगा। हाँ चलो, कैलकुलेशन ये सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने का यही तरीका है, मतलब इस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़ें। चलो और कुछ एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं तो थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसको, देखो थोड़े से कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़े से। देखो बढ़िया शानदार लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया मस्त है। और इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड द्वारा इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप पेपर उठाओगे तो देखोगे कि बहुत बड़ी इस तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें जो भी बच्चा लैंग्वेज समझ गया, ठीक है, इक्वेशन बना ले गया तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है चलो हम इसको समझते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर कराऊंगा, देखो पहले मैं इसको रफली ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। या चाहो तो मैं इसको रफ वाला काम जो है लेफ्ट साइड में कर देता हूँ, फिर उसके बाद से स्टेटमेंट बना लेंगे, बोलो ठीक है, ये सही रहेगा। देखो यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, प्रेजेंटेज के लिए क्या करते हैं, देखो हम एक काम करते हैं, देखो जब प्रेजेंट एज हमको लेना होगा, ठीक है, किसी का भी प्रेजेंट एज हमको लेना होगा। जैसे मान लो इसमें दो नाम दिया है, एक आफ्ताब दिया है और एक उसका डॉटर का दिया है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि आफ्ताब, ठीक है, आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है आफ्ताब, ठीक है, इसकी जो प्रेजेंट एज होगी वो क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। और इसके डॉटर की जो होगी डॉटर, इसके डॉटर की क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान देना, जब भी प्रेजेंट से लेफ्ट आओगे, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो अभी समझा देते हैं, और अगर प्रेजेंट से आगे जाओगे तो प्लस करना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो आफ्ताब की एज में अगर 2 साल कम हुआ आफ्ताब की एज में, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आफ्ताब की एज -2 हो गया, ठीक है,
आफ्ताब की एज मान लो 2 साल कम, 2 साल पहले की बात कर रहा है, तो क्या उसके डॉटर की एज 2 साल पहले, तो वो भी तो इसमें से भी तो 2 माइनस करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो समझे। या आफ्ताब की एज मान लो 2 साल बाद की बात कर रहा है, तो 2 साल बाद की बात कर रहा है, तो इसके एज में मान लो अगर 2 साल प्लस करेंगे तो इसके लड़की की एज भी 2 साल बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, बोलो समझे कि नहीं। फिर से समझा रहे हैं, जैसे मान लो इस समय क्या है कि जैसे मान लो मेरा एज और आपका एज, ठीक है, ठीक, मान लो दोनों लोगों की एज, मेरे एज में अगर 2 साल की वृद्धि होगी, मतलब मान लो मेरा एज 2 साल आगे बढ़ेगा, यानी हम 2 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो क्या आपकी एज 2 साल नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी ना। तो जब एज वाली प्रॉब्लम होगी तो किसी एक में अगर अगर 2 साल पहले कह रहा है तो दोनों में से माइनस करेंगे, 3 रहेंगे तो तीनों में से माइनस करेंगे, 2 साल आगे कह रहा है तो दोनों में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक। चलो क्वेश्चन से समझते हैं, अभी समझ जाओगे। पहले मैं रफली इसको बना देता हूँ, फिर स्टेटमेंट लिखकर समझा दूंगा, एकदम बढ़िया से शानदार तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा कराएंगे कि बिल्कुल आराम से आपका हो जाएगा, बिल्कुल किसी तरीके का टेंशन मत लो। समझ गए। अब देखो कह क्या रहा है कि 7 ईयर्स एगो, पहले हमें बोल रहा है कि कितने साल पहले, 7 ईयर एगो, 7 साल पहले की बात कर रहा है। कितने साल पहले की बात कर रहा है, 7 ईयर एगो की बात कर रहा है। कितने साल पहले की बात कर रहा है, 7 साल पहले। इसका मतलब 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी रही होगी, 7 साल पहले आफ्ताब की एज अगर देखोगे, ठीक है, तो कितनी रही होगी, आफ्ताब की एज x-7 रही होगी कि नहीं रही होगी, बिल्कुल रही होगी, ठीक है। और इसके लड़की की भी तो एज 7 साल कम रही होगी, हाँ, तो y-7 रही होगी। अब यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर, ठीक है, 7 टाइम्स, 7 साल पहले, 7 साल पहले ये कह रहा है कि 7 साल पहले आफ्ताब की जो एज थी, 7 साल पहले आफ्ताब की जो एज थी वो 7 टाइम्स थी, किसके एज के, उसके डॉटर की एज के। उसके डॉटर की एज के कितने टाइम्स थी, 7 टाइम। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज ये थी x-7, ठीक है, 7 और इंटू इक्वल टू 7, और डॉटर की एज कितनी थी, y-7। बोलो समझे क्या, समझ गए। तो ये रहा पहला स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दूसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हम इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि देखो आई वॉज 7 टाइम्स ओल्ड, यहाँ तक हो गया। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल आगे की बात कर रहा है। कितने साल आगे की बात कर रहा है, अब से 3 ईयर आगे की बात कर, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, इसका मतलब हम इधर जा रहे हैं कहाँ, पास्ट से आगे जा रहे, सॉरी प्रेजेंट से आगे जा रहे हैं। तो बताना 3 ईयर, 3 साल बाद क्या हो जाएगा, 3 साल बाद इसकी लड़के की यानी आफ्ताब की एज x+3 होगी कि नहीं होगी, और लड़की की एज भी तो क्या हो जाएगी, x+3 हो जाएगी। उसके डॉटर की एज में भी तो 3 साल की इंक्रीमेंट होगी, बोलो समझे कि नहीं। क्या कह रहा है, उसके बाद से कह रहा है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई सेल बी 3 टाइम्स। अब ये कह रहा है कि 3 साल बाद, 3 साल बाद हम एक काम करते हैं, इसको इधर ही समझा लेते हैं, ठीक है। 3 साल बाद कह रहा है कि 3 साल बाद जो आफ्ताब की एज थी, 3 साल बाद किसकी एज, 3 साल बाद आफ्ताब की एज, 3 साल बाद आफ्ताब की जो एज थी वो 3 टाइम्स उसके डॉटर की एज की थी। कितने, उसके डॉटर की एज के कितने टाइम्स थी, 3 टाइम्स। आफ्ताब की एज इस समय कितनी थी, x+3, और उसकी डॉटर की एज कितनी थी, y+3। बोलो समझे कि नहीं। एक इक्वेशन यहाँ बन गया, एक इक्वेशन यहाँ बन गया। यही दोनों इक्वेशन हमको लिखना है, स्टेटमेंट के साथ बढ़िया तरीके से लिखना है। बोलो समझ गए। ये रफ डायग्राम हो गया, रफली इसको मैंने समझाया है कि कैसे हम स्टेटमेंट पढ़कर और इक्वेशन बनाएंगे। बोलो ये चीज़ क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अगर इतनी चीज़ क्लियर है तो चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको हम छोटा करके इधर भेज देते हैं। चलो इसका काम खत्म हो गया। देखो ये तो समझाने वाला काम था, मैंने इसको अब हटा दे रहा हूँ, इससे अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस समझने के लिए इसको मैंने बनाया था, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन, एग्जाम में कैसे हमको सोल्यूशन लिखना है ये, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट तो यही है कि भाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में अच्छे तरीके से लिखा जाए। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करते हैं, चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो सोल्यूशन में क्या रखेंगे, सबसे पहले तो हमको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर। क्या मानना पड़ेगा, लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर बी x एंड y रेस्पेक्टिवली, ठीक है।
तो पहले हम क्या मान लेंगे, पहला हमारा स्टेटमेंट तो यही हो जाएगा कि इन दोनों के एज को क्या मान लेंगे, एक की एज एक्स मान लेंगे, एक की वाई मान लेंगे। बोलो समझे क्या। फिर उसके कह रहा कि आफ्टर 7 ईयर, क्या बोल रहा है, आफ्टर 7 ईयर्स एगो, आफ्टर 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है, 7 साल पहले। तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब्स एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब की एज हो जाएगी x-7 एंड हिज डॉटर्स एज एंड डॉटर्स एज, और उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी, y-7 हो जाएगी। बोलो चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, एकदम अच्छे से समझ में आएगी। बिल्कुल बस आराम से समझते चलो, और हम भी एकदम आराम से समझाते चलेंगे ताकि एकदम अच्छे से समझा पाएँ और बढ़िया से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। बोलो समझे कि नहीं, ठीक है, एकदम बढ़िया पूरा फुल, जितना जैसे चीज़ें ऑफलाइन में होती है पूरी तरीके से चीज़ें डिलीवर की जाएगी, एकदम एग्जैक्टली वैसे ही, ठीक है। यहाँ टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चीज़ हम लिख लेंगे। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, क्या कह रहा है कि आफ्ताब की एज जो है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, आफ्ताब की एज जो है, आफ्ताब की एज कितनी है, x-7 है। आफ्ताब की एज कितनी है, x-7 है। और ये आफ्ताब की एज जो है उसके डॉटर की एज के कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स है। कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स है। बोलो समझे कि नहीं। इसको सॉल्व करके इक्वेशन 1 बना लेंगे। तो थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x-7 मल्टीप्लाई करते हैं 7y और क्या हो जाएगा 49, ठीक है। 7 को भेज देते हैं उस साइड में, ठीक है। तो क्या बनेगा, x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, क्या हो जाएगी 7y, और ये देखो माइनस है उस साइड जाकर प्लस हो जाएगा, और इधर माइनस का 49 है, तो ये इस साइड जाकर इसमें से माइनस होकर क्या बचेगा माइनस का 42, और ये हो जाएगा अपना इक्वेशन 1, ठीक है। बोलो इतनी चीज़ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे हम बात कर लेते हैं, इधर बात कर लेते हैं अगला कंडीशन, अगली कंडीशन की हम बात करते हैं। तो चलो इसको हम इधर कर लेते हैं। अरे यार, ठीक है दिख रहा होगा। चलो अगली कंडीशन हम बात कर लेते हैं इस साइड में। देखो तो आगे क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट कह रहा है कि अगेन देखो ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अगला कंडीशन हमसे क्या कह रहा है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो फिर 3 साल बाद, 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, आफ्ताब्स एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब्स एज हो जाएगी x+3, और डॉटर्स एज क्या हो जाएगी, एंड हिज डॉटर्स एज की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा y+3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा y+3। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि आई सेल 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल। अपने डाटा से कह रहा है कि तुमसे तुम्हारी एज से कितने गुना मैं हो, 3 गुना हो, ठीक है। तो देखो लड़के का एज कितनी है, लड़के की एज x+3, यानी आफ्ताब की एज हो जाएगा, आफ्ताब की एज कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है इसके डॉटर की एज से। बोलो समझ गए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा x+3, यहाँ से 3y और प्लस का क्या हो जाएगा 9, इसको भेज देते हैं उस साइड में। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 3y, और यहाँ देखो प्लस का 9 है और ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं कहाँ पर, उस वाले में, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x, हम उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे काम कर लेते हैं, सीधा सीधा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख लेते हैं और लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ से इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ x के जगह पर क्या लिख लेंगे, x के जगह पर 7y - 42, क्या लिख लेंगे
7y माइनस 42, क्या लिख लेंगे 7 माइनस 42 इक्वल टू 3y प्लस 6। और ये चीज़ हमने कहाँ से लिखा है, ये चीज़ हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 से। क्या लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। किस जगह से हमने लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। बोलो समझे क्या। बस अब यहाँ पर देखो सिंगल वेरिएबल में हो गया, सॉल्व करना है, आंसर निकालना है, आंसर आ जाएगा। समझ गए, देखो ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको हम ले लेते हैं इस साइड में, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इस साइड लाते हैं और इसको लेके चले जाते हैं इक्वल के उस साइड में। तो 7y में से देखो इक्वल के साइड प्लस है, इधर आते ही माइनस हो जाएगा 3y, ठीक। इक्वल टू इधर 6 प्लस का है, ये माइनस का 42 इक्वल को उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 42 हो जाएगा, ठीक। इधर देखो 7y में से 3y अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4y बचेगा। और इसमें देखो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 तो y इक्वल टू क्या जाएगा, 12 आ जाएगा। बोलो समझे क्या। तो y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। y की वैल्यू क्या कर देंगे, y की वैल्यू हम पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो हमको क्या यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू। समझ गया कि नहीं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक। क्या करेंगे, यहीं पर हम यहाँ तक लिख ले रहे हैं, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखो कहाँ दिख रहा है, इक्वेशन 1 दिख रहा है x इक्वल टू 7y माइनस 42। x इक्वल टू क्या दिख रहा है, x इक्वल टू 7 और y की जगह क्या पुट कर देना है, y की जगह हमें पुट करना है 12, y की जगह क्या पुट करना है 12 और उसके बाद से माइनस का 42, ठीक है। तो बार सकते यानी देखो 12 से 84 हो जाएगा, 84 माइनस 42 सॉल्व कर लेंगे यहाँ से तो क्या जाएगा 2 आएगा 442। x की वैल्यू क्या जाएगी, x की वैल्यू 42। इस तरीके से x और y की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कौन से मेथड से इसको सॉल्व किया गया है, इसको सॉल्व किया गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड मतलब वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन है। और इस तरीके से क्वेश्चन में प्रैक्टिस में जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, अभी तो खैर ये एनसीईआरटी चल रहा है, एनसीईआरटी के बाद जब मैं प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट करूंगा तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। समझ गए। और देखो उसमें आप भाई तो ये जितना एनसीईआरटी में है अभी यहाँ तो मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा। इसके बाद जब एक्स्ट्रा मैं प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट करूँगा वहाँ पर हम लोग बात करेंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन की बात चलेगी। बोलो समझ गए कि नहीं, ठीक है। देखो तो नेक्स्ट देखें, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, ये थोड़ा इजी है, ये उतना टफ नहीं है। हाँ देखो तो इसको तो हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, इसको अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए। तो सोल्यूशन में हम बात करते हैं, क्योंकि पेन है वाइट, ओके। तो जब हम सोल्यूशन में बात करेंगे तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है कि इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 pencils and 3 eraser is 9 rupees and the cost of 4 pencils and 6 eraser is 18 rupees. Find the cost of each pencil and each eraser, ठीक है। अब देखो अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं। इसमें नहीं लिखा है तब भी हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। अब बात आती है अगर एग्जाम में आया तब क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, जो मेथड आपको समझ में आया कर लेना, कुछ कहा नहीं है। जब वो कह देगा कि भाई एलिमिनेशन से करो तब एलिमिनेशन से करना है, वो कह दिया सब्स्टिट्यूशन से करो तब सब्स्टिट्यूशन से करना है। और अगर वो कुछ भी नहीं कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जो समझ में आए उससे करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कास्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर का पहले हमें कास्ट मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, कॉस्ट ऑफ ईच pencil and each eraser, ठीक है, each pencil and each eraser be x and y respectively, ठीक है, respectively पहले हमें मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो स्टेटमेंट कह रहा है, बस सीधा सीधा क्या लिख देना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है। कह रहा है कि टू पेंसिल
2 पेंसिल, एक पेंसिल का कास्ट x है तो 2 पेंसिल का कास्ट 2x हो जाएगा, प्लस 3 इरेजर, एक इरेजर का कास्ट कितना है y है, तो 3 इरेजर का कास्ट कितना हो जाएगा 3y कि टोटल इनका सम क्या है 9 रुपीज़ है। तुमने पहला इक्वेशन बना लिया, बोलो समझे कि नहीं। फिर आगे कह रहा है कास्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर, 4 पेंसिल तो एक पेंसिल का x है, 4 पेंसिल का 4x हो जाएगा, प्लस 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर, तो 6 इरेजर का क्या हो जाएगा 6y। इनका कास्ट टोटल कितना है 18 रुपीज़ आ गया। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे, बोलो समझे क्या, समझ गए, ठीक है। 18, ठीक, इतनी चीज़ समझ में आया। अब कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे भी कर लो, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करके दिखा रहे हैं। देखो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से हम 4, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से, सेकेंड वाले से। तो देखो इसको भेज देते हैं इस साइड में, तो क्या बनेगा 4x = 18 - 6y। 4 से डिवाइड कर देंगे तो x = क्या हो जाएगा 18 - 6y, और अपॉन में क्या हो जाएगा 4। यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल गई, बोलो समझे क्या। x की वैल्यू हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, किस में पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1 में, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x, क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन इक्वेशन 1, ठीक है। हम इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 2x है, 2x प्लस, अच्छा x की ही वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, यहीं पर साथ में रखते चलते हैं, 2x की जगह पर क्या रख लेंगे, x की जगह रख लेंगे 18 - 6y/4, और उसके बाद से क्या है प्लस का 3y = क्या है 9, ठीक है। एक काम करते हैं, 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, 2 कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा 9 माइनस का 3y, और प्लस का क्या हो जाएगा 3y = 9, समझ गए। अब यहाँ देखोगे y 3 क्या हो गया सेम हो गया, यानी y की वैल्यू यहाँ से कुछ नहीं आई, y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई, पुट कर दो y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे कौन सी इक्वेशन में, चलो इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसको मान लेना इक्वेशन 3 मान लेना, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, हम इसे पुट कर लेते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, देखो तो यहाँ से हम इसमें हम पुट करते हैं तो x = क्या हो जाएगा, x = 18 माइनस y की वैल्यू 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, अपॉन का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू हम देखेंगे तो क्या जाएगा, कुछ गड़बड़ आ रहा है यार, ऐसे कैसे हो सकता है, फ्रैक्शन में कैसे आ सकती है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है। हाँ 1 मिनट थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, इरेजर हो जाएगा 19। देखो इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या कह रहा है 2 पेंसिल और 3, ठीक है, और यहाँ कह रहा है ओके। अगर मान लेते हैं, चलो इसमें हम देखेंगे तो 6y हो जाएगा, 6y 9, ठीक है। और अगर हम इधर देखें तो प्लस का क्या, अच्छा माइनस का था, सॉरी, एक चीज़ इधर नहीं ठीक तो है यार, माइनस कहाँ था, x की वैल्यू हमने पुट किया इक्वेशन 1 में तो माइनस हो जाएगा। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है, पुट करेंगे फ्रैक्शन में तो सेटिस्फाई भी नहीं होना चाहिए। चलो अगर मान लें इसको सॉल्व करेंगे तो 9 क्या आएगा 9/2, तो अब 4.5 पेंसिल तो खरीदेगा नहीं, अच्छा नहीं ठीक है, कास्ट है तो 4.5 हो सकता है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो एक पेंसिल का दाम कितना है 4.5 रुपीज़, बोलो समझे कि नहीं, कितनी है 4.5 रुपीज़, क्योंकि हमने कास्ट मान रखा है ना, तो कास्ट तो पॉइंट में आ सकता है, मतलब उसकी प्राइस तो पॉइंट में आ ही सकता है। मुझे लगा कि पेंसिल, नंबर ऑफ पेंसिल, तो आधा पेंसिल थोड़ा खरीदते हैं, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हो रही थी, ठीक है। तो एकदम सही है, इसका मतलब है कि जो यानी वो खरीदा ही नहीं, क्या नहीं खरीदा, इरेजर उसने खरीदा ही नहीं, बोलो समझ गया कि नहीं। एक पेंसिल खरीदा बस,
पेंसिल खरीदा है, इरेजर नहीं खरीदा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो y की वैल्यू 0 आ रही है, y की वैल्यू 0 मतलब y हमने क्या मान रखा है, कॉस्ट ऑफ इरेजर, तो यानी इरेजर का कॉस्ट 0 है। या तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि उसने 2 पेंसिल खरीदा, उस पर 3 इरेजर उसको फ्री मिला हो, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, 6 इरेजर खरीदा, ओ क्या 4 पेंसिल खरीदा हो, उस पर 6 इरेजर फ्री मिला हो। इसका ये भी मीनिंग हो सकती है। और दूसरी मीनिंग क्या होगी कि उसने हो सकता है कि इरेजर खरीदा ही ना हो। समझ गए? 2 ही मीनिंग है, इसके अलावा और कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और आई थिंक आपको समझ में भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 7 है, कह रहा है कि 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, 2 रेल हैं जो इस इक्वेशन से, ठीक है, रिप्रेजेंट किए गए हैं। विल द रेल क्रॉस ईच अदर। अब भाई देखो कह रहा है कि 2 रेल है, रेल की पटरी अगर रियल लाइफ से हम रिलेट करके देखें तो रेल की पटरियाँ हमेशा पैरेलल होती हैं और पैरेलल लाइन आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये पहले से पता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसका तो पहले सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे, कैसे, ये हमसे पूछ रहा है क्या वो कभी क्रॉस करेंगी, तो क्रॉस करने वाली तो कंडीशन एक बता रखे थे, क्या, x + 2y - 4 = 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x + 4y और -12 = 0। ये 2 इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ से हम एक काम कर लेते हैं, a1 निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a1 पहले इक्वेशन से, कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से अगर हम बात करें तो a1 क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 मान लेंगे। b1 की अगर हम बात करते हैं तो कॉफिशिएंट ऑफ y विथ साइन, ध्यान देना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। c1 की बात करते हैं तो कांस्टेंट टर्म विथ साइन, ठीक है, यह जगह -4, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से अगर हम बात करें, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो a2 की बात अगर हम करें तो कॉफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। b2 की अगर हम बात करते हैं तो कॉफिशिएंट ऑफ y विथ साइन, ध्यान देना 4। और c2 की अगर हम बात करें तो -12 कांस्टेंट टर्म, ये हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं? अच्छा, 3 कंडीशन मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। कौन कौन सा कंडीशन, अगर a1/a2 हुआ, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये लाइन कैसी हो जाएगी, ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी, ये लाइन आपस में क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब क्या है, इसके सोल्यूशन देखो, एक सोल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब ये कंसिस्टेंट होगी। बोलो समझे कि नहीं? अगर मान लो ऐसा कुछ बताए थे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो ये लाइन क्या होती है, ये लाइन कोइंसिडेंट होती है। ये लाइन कैसी होती है, ये लाइन कोइंसिडेंट होती है, मतलब इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी। एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर से चली जा रही है, इसका मतलब इसके कितने सोल्यूशन हैं, इनफाइनाइट। और ये दोनों के सोल्यूशन आ रहे हैं, इस वजह से दोनों कैसी लाइन कहलाएगी, कंसिस्टेंट कहलाएगी। कैसी कहलाएगी, कंसिस्टेंट। और थर्ड कंडीशन मैंने बताया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। यही 3 कंडीशन स्टार्टिंग में मैंने बताया था। बोलो, ये 3 कंडीशन मैंने बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल, ये तीनों देखो, लाइन पैरेलल होती है तो उसके कोई सोल्यूशन नहीं होते हैं, इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट लाइन है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो a1/a2 क्या मिल जाएगा, a1/a2 की बात करेंगे तो 1/2 मिलेगा। b1/b2 की अगर हम बात करें तो क्या मिल जाएगा, 2/4 इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और c1/c2 की अगर हम बात करें तो देखो माइनस का क्या हो जाएगा, -4/-12 यानी 1/3। ये देखो a1/, ये तो सही है, बट c1/c2 नहीं है। कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, पैरेलल वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हो गया एक्सरसाइज 3.2। कौन सा एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ है? अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर दिए एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ठीक है, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट।